राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में बड़ा अपडेट। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा। 8 नाम, कई धाराएं, चोरी मामले में एफआईआर दर्ज। मंदिर में चढ़ाया गया दान सिर्फ आस्था नहीं होता, बल्कि वो करोड़ों लोगों की श्रद्धा, विश्वास और भगवान के प्रति समर्पण होता है। लेकिन अगर उसी श्रद्धा पर कोई हाथ साफ कर दे तो सवाल सिर्फ चोरी का नहीं, विश्वासघात का भी बन जाता है। ये तो वही बात हो गई साहब, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया और अब उसी छेद से निकल रही है हैरान कर देने वाली कहानियां। वो कहानी जिसे सुनकर हर कोई दंग है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने बिजली की रफ्तार से कार्रवाई शुरू कर दी है। एफआईआर में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष, करुणेश और लवकुश मिश्रा के खिलाफ दर्ज की गई है, जिसमें से 3 आरोपी टिन्नू, लवकुश और अनुकल्प को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा नोटों की गिनती का काम करते थे और सुभाष काउंटिंग इंचार्ज की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पूरे 18 दिनों बाद एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन ने एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायत में दावा किया गया है कि ये 8 आरोपी लंबे समय से बेहद सुनियोजित तरीके से मंदिर के चढ़ावे में सेंध लगा रहे थे। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और जब तिनका आग पकड़ ले तो पूरा जंगल सवालों से भर जाता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही मामले से जुड़े कई संदिग्ध लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। उधर पुलिस और एसआईटी की टीमें दस्तावेजों की जांच, वित्तीय लेन देन की पड़ताल और आरोपियों के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर आरोप इतने गंभीर क्यों माने जा रहे हैं। सबसे पहले लगी है धारा 61 यानी आपराधिक साजिश की धारा। अगर 2 या उससे अधिक लोग मिलकर किसी गैरकानूनी काम की योजना बनाते हैं तो यह धारा लागू होती है और अगर साजिश साबित हो जाए तो सजा भी मुख्य अपराधी के बराबर हो सकती है। इसके बाद लगाई गई है धारा 306 मालिक की संपत्ति की चोरी। अगर कोई कर्मचारी या सेवक अपने ही मालिक की संपत्ति पर हाथ साफ करता है तो यह धारा लागू होती है। इसमें 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा धारा 316 अमानत में खयानत और विश्वासघात यानी जो संपत्ति किसी के भरोसे सौंपी गई हो, अगर वही व्यक्ति उसे अपने इस्तेमाल में ले आए या उसका गबन कर ले तो कानून इसे गंभीर अपराध मानता है। और अगर मामला जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो तो 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है। फिर आती है धारा 317 चोरी की संपत्ति रखना या छिपाना। अगर कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी चोरी का सामान खरीदता है, रखता है या उसके लेन देन में शामिल होता है तो कानून उसे भी बराबर का दोषी मानता है। आच्छी, चोरी सिर्फ करने वाला ही चोर नहीं होता, चोरी छिपाने वाला भी कानून की नजर में उतना ही बड़ा अपराधी होता है। यही वजह है कि इस एफआईआर में चोरी, गबन, आपराधिक साजिश और चोरी की संपत्ति के लेन देन जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो कुछ मामलों में उम्र कैद तक की सजा भी संभव है। चलिए अब जानते हैं इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई है। दरअसल यह मामला पहली बार 7 जून को सामने आया था। इसके बाद ट्रस्ट की मांग पर 13 जून को सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। 23 जून को एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपी और यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको चौंका दिया। एसआईटी की रिपोर्ट में ट्रस्ट से जुड़े कई बड़े नामों समेत कुल 17 लोगों को आरोपी माना गया था। इनमें चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल शर्मा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव का नाम भी शामिल बताया गया। जांच के दौरान सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब दान पात्रों की चाबियां टिन्नू के पास मिलने का दावा किया गया। ताले बंद थे, लेकिन सवाल यह है कि चाबी आखिर किसके हाथों में थी। एसआईटी ने जांच के दौरान करीब 150 सेवाधारियों और कर्मचारियों की पहचान की, जिनकी आर्थिक स्थिति में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अचानक बड़ा बदलाव देखा गया। हालांकि दर्ज एफआईआर में चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और अन्य बड़े पदाधिकारियों के नाम शामिल नहीं हैं। इसी के साथ अब इस मामले में
राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ अनिल मिश्रा ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। साथ ही अरेस्ट आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। मुहर्रम के चलते आज कोर्ट की छुट्टी है। इसके चलते आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। वहीं आपको बता दें, ड्यूटी एमए या ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आपराधिक मामलों के लिए नियुक्त एक जज होते हैं जो अदालत के सामान्य समय के बाद छुट्टियों या सप्ताहांत पर तत्काल न्यायिक मामले संभालते हैं। इनमें गिरफ्तारी, रिमांड या जमानत शामिल होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों की नजर ऐसे कई लोगों पर भी है जिनके नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किए गए हैं, लेकिन पूछताछ के दायरे में वे भी शामिल हैं। सच की चाल भले ही धीमी हो, लेकिन मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेती है। जांच एजेंसियां अब मामले के हर संभावित पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं। इसी बीच एफआईआर दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अखिलेश यादव ने कहा, सबसे पहले ये पता कीजिए कि मुख्य आरोपी कौन है और उसका नाम एफआईआर में है या नहीं। उन्होंने आगे कहा, जिसने जमीन घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे और दान का घोटाला हुआ, क्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? अगर नहीं तो गिरफ्तारी कैसे होगी? अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि चंपत राय से सब डरते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह मामला सिर्फ 8 लोगों तक सीमित है? क्या जांच की आंच बड़े नामों तक पहुंचेगी? और क्या करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़े इस मामले का पूरा सच सामने आ पाएगा? और साथ ही चंपत राय के इस्तीफे से अब ये मामला और कौन सा नया रूप लेता है? क्योंकि मंदिर का दान सिर्फ पैसा नहीं होता, वो लोगों की श्रद्धा का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। और जब श्रद्धा कटघरे में खड़ी हो जाए तो जवाब सिर्फ कानून नहीं, इतिहास भी मांगता है। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।